नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी रियासत 20-22 साल से आतंकवाद से पनपती रही है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए, अपने बल को दिखाते हुए उन आतंकवादियों के इरादों को नस्ते नाबूद किया है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए उनके वेलफेयर का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दर्शकों, हमारी जम्मू और कठुआ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरदार जेपी सिंह जी। और हम इनसे जानेंगे कि हमारे जवानों के लिए किस तरीके से ये वेलफेयर को लाते हैं, उनके माइंड को फ्रेश करने के लिए। कई बार कई जवानों के दिमाग में डिप्रेशन भी आ जाता है। इन सब को अच्छा तरीके से उनको रखने के लिए क्या क्या सुविधाएं जो हैं ये पुलिस डिपार्टमेंट में मुहैया करवाते हैं, क्योंकि ये जम्मू और कठुआ रेंज के मुखिया हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जी। डीआईजी साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। डीआईजी साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि एक जो हमारा जवान है वो हर तरह की मुश्किल को सामना करने में मुस्तैद है, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, चाहे वो किसी तरीके की आतंकवाद हो, क्राइम हो, चेन स्नैचिंग हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ वेलफेयर होना चाहिए। उसके दिमाग को अच्छा रखने के लिए भी कुछ ना कुछ कोकुलर एक्टिविटीज, कोई वेलफेयर कुछ ऐसा होना चाहिए। तो क्या क्या ऐसी नई पॉलिसीज हैं जिससे हमारे जवानों को, ऑफिसर्स को अच्छा सुविधाओं को मुहैया करवाया जाए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है और दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो 24 घंटे ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। जी बिल्कुल। और जो ड्यूटी हैं वो भी बहुत ही सख्त किस्म की ड्यूटीज़ हैं, जहाँ पे जम्मू शहर में ट्रैफिक की ड्यूटी, आपके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ड्यूटी, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ और बाकी चीज़ें हैं। वहाँ पे जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में जैसे कठुआ है, बन्नी है, बसोली है, डोडा है, पुंछ है, वहाँ पे पिकेट्स के ऊपर अपने आप को वहाँ पे चाकू चौबंद रखना। जी बिल्कुल। और 24 घंटे, क्योंकि एक लम्हा जो है, एक मिनट का जो है उनकी जो कोताही है वो बहुत महंगी पड़ सकती है, बहुत भारी पड़ सकती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को नहायत ही सख्त किस्म की ड्यूटी देनी पड़ रही है। अब ये आप बात मानते हैं और आपने खुद ही इस बात का इकरार किया। अब जहाँ तक वेलफेयर मेजर्स के ताल्लुक की बात है जी, बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लेके चल रही है जी। इसमें सबसे पहले जवान को बेसिक सुविधाएं जो हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो देना है जी, जिसमें उनके रहने की जगह अच्छी हो, साफ़ सुथरी हो जी, अच्छे टॉयलेट्स हो, किचन अच्छा हो, खाना ढंग से मिले और टाइम पे मिले, और कन्वेंस अच्छा हो। जहाँ पे उनको ड्यूटी पे जाना हो उनको ठीक तरीके से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाए और वहाँ से जो है अपनी ड्यूटी अंजाम दे के जब वो वापस आएँ तो वो आराम से घर पहुँचे। ये बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हाउसिंग है, ट्रांसपोर्ट है, उसकी फैसिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट है, क्लोथिंग है, ये चीज़ें जो हैं इसकी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत सख्त बड़े पैमाने पर इस पर गामजन है जी। और इसमें आप देखेंगे कि आप ये आज़मा के देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आपको बाहर की किसी भी बेहतरीन पुलिस फोर्स के मुकाबले में अच्छे ड्रेस्ड अप, जी बिल्कुल, और साफ़ सुथरे और प्रॉपर यूनिफॉर्म में मिलेंगे। जी बिल्कुल। जो मैं बहुत सारी जगहों पे हमें मिलता है कि वहाँ पे बहुत सारी खामियाँ हैं। जी बिल्कुल। डीआईजी साहब, एक चीज़ अहम पूछना चाहूँगा, बीच में इंटरप्ट करता हूँ आपको। जैसे कि आपने कहा, मैं जवानों की आवाज़ बन के आपसे कहना चाहूँगा कि ये आवाज़ उनकी ऊपर तक आपने पहुँचानी है, क्योंकि उनके रख रखाव का ख्याल आप, क्योंकि आप हेड हैं जम्मू कठुआ रेंज के। जी डीआईजी साहब, एक अहम चीज़ ये है कि जवानों का मानना ये है कि हमें जो राशन मनी है वो 650 रुपये मिलती है, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए जो उनके साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान काम करते हैं उनको 1750 रुपये मिलती है। ये आपके बस की बात नहीं, लेकिन कम से कम ये आवाज़, उनका मानना यह है कि डीआईजी साहब के थ्रू ये आवाज़ ऊपर पहुंचनी चाहिए। इस बारे में आपका क्या मानना है? इसमें और भी बेहतरी लाने की गुंजाइश है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जानते हैं कि 600 रुपये के ऊपर एक इंसान का, उसका राशन का गुजारा नहीं किया जा सकता। अच्छी खुराक का जो है उसको मुहैया करना बहुत मुश्किल है, उसका राशन मिलना मुश्किल है। लेकिन इसमें एक बात आपको ये भी, अब बाहर के जो जवान जो बाहर की फोर्सेस के यहाँ आते हैं, जैसे
बेल्ट फोर्सेस के जवान आते जी। हैं, उनकी ड्यूटियात और हमारी ड्यूटियात में फ़र्क है। वो थोड़ा सा मद्देनज़र रख के इसको इसमें जो फ़र्क आपको नज़र आता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अभी बहुत गुंजाइश है। और मुझे लगता है कि ये कम से कम 1200 रुपये तक का ये पैकेज होना चाहिए राशन मनी का, ताकि एक जवान अपने ऊपर और अपनी जो फैमिली का है उसका ठीक तरीके से उसका परवरिश कर सके और एक बैलेंस्ड डाइट का जो है उसका वो निज़ाम चल सके। मतलब आपका मानना है कि ये आवाज़ जो है ये ऊपर तक जानी चाहिए आपके थ्रू, जो आपके जवान चाहते हैं। देखिए, हम फोर्सेस में हमारे कोई नुमाइंदगी की बात नहीं होती है। हमारे सारे जो हैं ऑफिसर्स इस बात से बहुत सेंसिटिव है इस बात के लिए जी कि जवानों का वेलफेयर और जवानों के जो उनकी इम्प्रूवमेंट, उनके वेलफेयर मेजर्स की जाए। तो हर जगह पे हम लोग ये डिस्कशन करते हैं, ये आईजी साहब, डीजी साहब, और उनके माध्यम से ऊपर ये बात जरूर पहुंचाई जाती है वक्त पे वक्त। और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बात पे ज़रूर गौर करेगी और जल्दी इसका फैसला जी बिल्कुल। जी डीआईजी साहब, ये तो बात रही जवानों के वेलफेयर की। अब हमारे लोग जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जिन थानों में काम करते हैं, उन थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छा मुहैया करवाने के लिए क्या क्या नई पॉलिसीज़ हैं? विजय जी, मैं एक बात कहूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रेस देना चाहिए पुलिस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर। जी एक दवा है सारे मर्ज़ की, पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं जिसके लिए काफ़ी लोग काफ़ी सालों से सारे स्टेट की पुलिस फोर्सेस जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स को लागू किया जाए। जी तो पुलिस रिफॉर्म्स अगर लागू किए जाएंगे, आप देखेंगे कि उसमें जवानों की ड्यूटी के जो वक्त है उसको मुकर्रर किया गया है, आपकी पोस्टिंग का वक्त मुकर्रर किया गया है, जी किस तरीके से ओपन उसमें सिलेक्शन हो के आपका तैनाती की जाएगी वो है, एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में जिक्र है जी बिल्कुल। और एक लिमिटेड जो है पीरियड जो है आपका वो सेटल्ड पीरियड के लिए आपकी पोस्टिंग होनी चाहिए वो है, और अकाउंटेबिलिटी की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स की बात है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि पुलिस स्टेशंस की लेवल पे इम्प्रूवमेंट की, उसमें भी 2-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जी कि जहाँ तक पुलिस स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें कन्वेंस है, वेलफेयर मेजर्स हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन है और जवानों के रहने और बैरिक्स और उनका खाने पीने का बंदोबस्त है जी। तो वो इम्प्रूवमेंट उसके लिए बहुत सारे अब जतन किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और पुलिस हेडक्वार्टर इस बात से बड़ा सतर्क है, उस बात से बड़ा सेंसिटिव है इस बात के लेके, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारी चेंजेस आप पाएंगे जम्मू कश्मीर पुलिस में और वो बेहतरी के लिए होंगी। मतलब ये पॉलिसीज अभी ट्रैक में हैं और जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होंगी, आपका मानना ये बिल्कुल, है? बिल्कुल। जी डीआईजी साहब, एक और चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अच्छा किया जा रहा है, उसी तरीके से हमारे कुछ पिछले समय में मॉडल पुलिस स्टेशन बने थे। उन मॉडल पुलिस स्टेशन को, और सुनने में ये आया था कि कुछ और भी जम्मू और कठुआ रेंज में मॉडल पुलिस स्टेशन बन रहे हैं। सबसे पहले हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि उन मॉडल पुलिस स्टेशन का क्या बेसिक काम क्या है जिनसे आम जनता को उससे फ़ायदा मिल सकता है या पुलिस डिपार्टमेंट को उससे फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज़ जो है उसको ठीक तरीके से प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। जी। ये जो मॉडल पुलिस स्टेशन होंगे ये आपको एक अच्छी सी बेहतरीन बिल्डिंग होगी जी जिसमें बाकायदा उसका जो रख रखाव बहुत बेहतर होगा जी। और वहाँ पे आके जैसे पुराने पुलिस स्टेशन में जाके आपको महसूस होता था कि कोई जैसे किला नुमा कोई चीज़ है, या बिल्डिंग्स की शक्ल और उसकी जो प्रेजेंटेशन वो ऐसी होती थी कि आप इंसान थोड़ा घबराते थे। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं नए मॉडल पुलिस स्टेशन, ये आप देखेंगे कि किसी भी आम इंस्टीट्यूट की तरह होंगे जी। जैसे कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, कोई बेहतरीन बिल्डिंग है जी, तो वैसे ये बिल्डिंग बनेगी। पहली बात तो ये होगी कि जब एक इंसान अंदर रहेगा तो उसको महसूस होगा कि मैं एक अच्छी सी खूबसूरत सी बिल्डिंग में आ रहा हूँ और ये एक आम जगह है जहाँ पे मुझे सुविधा मिल सकती है। नंबर 2, इसमें कंप्यूटराइज्ड गैजेटरी हमारी होगी, कंप्यूटराइज्ड हमारा सिस्टम होगा ऑनलाइन, जिसमें जी हाँ ऑनलाइन भी हो सकता है, वो आने वाले दिनों में वो भी होगा क्योंकि CCTVS और इसका जो है हम लोग कर रहे हैं इसमें कि तमाम पुलिस स्टेशंस को ऑनलाइन नेट से कनेक्ट किया जाए। जी बिल्कुल। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को उनके साथ कनेक्ट किया जाए
ताकि जो भी रिपोर्टिंग कहीं पुलिस स्टेशन में हो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में एसएसपी साहब को पता चले कि आज कोई रिपोर्ट हुआ केस, उनको एट द क्लिक ऑफ अ माउस उनके सामने वो स्क्रीन पे वो एफआईआर का पूरा उसकी जो इबारत है वो आ जाए और वो उसमें खातिर खा जो उसमें अपना एक डिसीजन ले सकें और उनको हिदायत दे सकें। दूसरी बात ये होगी कि वहाँ पे जो स्टाफ पोस्ट होगा उसको एक ख़ास ओरिएंटेशन के साथ पोस्ट किया जाएगा जो है अभी भी है, तो उनको एक आम इंसान के साथ जो सिटीज़न है जो कंप्लेनेंट है उसके साथ किस तरीके से डील करना है, जी पोलाइटली बात करनी है, उनकी कंप्लेंट को सुनना है, उसको रिकॉर्ड करना है, उनको एक कॉपी देनी है और जो भी उसमें जो फ़राइज़ हैं उनके उनको अच्छी तरीके से समझाए गए हैं। इसके अलावा एक वेटिंग रूम अच्छा सा होगा जहाँ पे नॉर्मली कोई कंप्लेंट रहती है, जी कंप्लेंट ही कहते हैं कि साहब हमें जगह नहीं मिलती, वहाँ बैठने की, बाहर खड़े रहते हैं धूप में, तो एक नॉर्मल अच्छा सा हो सकता है, एयर कंडीशन भी वो आने वाले दिनों में हो, वेटिंग रूम हो सकता है। वहाँ पे आके एक जो है वो कंप्लेंट आके बैठेगा या जो भी उससे वेट करेगा ताकि उसका जो है उसकी फरियाद सुनी जा सके। तो अच्छा स्टाफ होगा, अच्छा सिलेक्टेड ऑफिसर्स होंगे ताकि एक लोगों में एक चेंज उनके जहन में लाई जाए कि जो पुलिस के बारे में तासुर है, पुलिस के बारे में जो लोगों की सोच है उसमें एक तब्दीली है। मतलब आपका छोटे शब्दों में मानना ये है डीआईजी साहब कि जिस तरीके से लोगों के दिमाग में ये बैठ चुका है, डर बैठा हुआ है कि अगर पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट करने जाएंगे तो वो किसी और की कंप्लेंट भी होगी तो वो अपने सिर कोई प्रॉब्लम ना पड़ जाए, इन सब चीज़ों के नज़रिए को बदला जा सकता है ताकि अंदर वेल इक्विप्ड इक्विपमेंट्स होंगे और अच्छे लोग जो कि प्रॉपर तरीके से उनकी बात को सुनेंगे। जी डीआईजी साहब, एक और अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप बड़ी अच्छी प्रेस्टिजियस पोस्टिंग पे रहे क्योंकि आपकी काबिलियत उस तरह से थी, इसमें कोई तारीफ करने की बात नहीं, जो सच्चाई है वो हम बयान कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि आप इस समय जेके जम्मू हमारी जो अपनी डिस्ट्रिक्ट है वो एक विंटर कैपिटल भी है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक भी है और यहाँ के लोगों क्राइम भी है उसी हिसाब से, तो लोगों से किस तरीके से आप रास्ता चाहते हैं जिससे यहाँ क्राइम जो है वो कम हो सके? मेरी गुजारिश होगी यहाँ की जनता से, जम्मू की, क्योंकि हम लोग यहाँ के शहरी हैं और हमारा कुछ फ़र्ज़ बनता है कि बिकॉज़ ये समझ के, हालांकि सारा जम्मू कश्मीर हमारी अपनी रियासत है जी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम पले बड़े हैं, यहाँ हमारी एजुकेशन हुई है, तो मैं चाहूँगा कि जम्मू की जनता से ये गुजारिश करना कि बिला किसी हिचकिचाहट के वो आके अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराएं। अगर कोई भी छोटे से छोटा मामला हो या बड़े से बड़ी बात भी हो, वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करवाएं। अगर उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ उनको सुना नहीं जा रहा है, तो उसके लिए पूरा हायरार्की हमारी सेटअप है जो जाके उनको बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो क्राइम होता है या कोई ऐसी जो सस्पिशियस हरकत होती है जिसके बारे में एक आम शहरी को पता चलता है, तो मेरी गुजारिश है कि वो इसको फ़ौरन अब नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके ऐसी हरकत के बारे में इंफॉर्मेशन दें। और देखिए विजय जी, एक बात तो आप मान के चलेंगे कि दुनिया की कोई भी पुलिस ऐसी नहीं है जो लोगों की कोऑपरेशन के बगैर कामयाब हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हमारे पास कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी भी नहीं होती है। वो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जहाँ आप क्राइम जो हुआ है उसके बारे में पूरी उसकी तह तक पहुँच जाए, ये बड़ी मेहनत का काम है और इसमें आम जनता का, आम सिटीजन्स का जो वहाँ पे मौजूद हों मौके पे और जो उस चीज़ को होते हुए देखें, घटना को होते हुए देखें जी, और छोटी सी कोई जो क्लू है, छोटी सी बात भी जो कोई होगी वो कभी आपको मुजरिम तक पहुंचा सकती है जी। तो मेरी गुजारिश ये है कि कोई भी ऐसी बात जो आपको संदेहजनक लगे, जो आपको सस्पिशियस लगे, उसके बारे में आप इमीडिएटली लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करें, टेलीफोन से इन्फॉर्म करें। हमने 100 नंबर का जो है वो सुविधा रखी है, जो टोल फ्री कॉल्स हैं जी। हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स रखे हैं जगह जगह चौक्स में, उनको जाके इन्फॉर्म करें, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करें, बीट कांस्टेबल्स को इन्फॉर्म करें। हमने एरिया में बीट कांस्टेबल्स रखे हैं जो अपने अपने बीट में जो तैनात रहते हैं और अपने एरिया में हरकत होने वाली इसको देखते हैं। जी डीआईजी साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, आपने सही कहा कि 1+1 is 11 एंड 1 - 1 is 0, कि अगर 1 से 1 मिलेगा
तो पुलिस और जनता का साथ होगा तो क्राइम को नस्ते नाबूद किया जा सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जी, समय की नज़ाकत को देखते हुए जेपी सिंह साहब, एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने कहा कि हम यहीं पैदा भी हुए, यहीं खेले, यहीं बड़े भी हुए, यहीं आपने इस ओहदे तक भी पहुँचे, तो क्या लगता है अभी तक आज की डेट में जो ये क्राइम है वो किस तरह का क्राइम है और उसको किस तरीके से नकेल लगाई जा सकती है? देखिए, जम्मू का जो क्राइम है ग्राफ, उसमें काफ़ी कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं है जी। जम्मू में जो क्राइम है वो नॉर्मली ज़्यादा, जो हमारा मिकदार है क्राइम की, जो ज़्यादा परसेंटेज है वो एक्सीडेंट्स की है जी। और पिछले कुछ दिनों में एक बड़ी अनफॉर्चुनेट एक डेवलपमेंट हो रही है, वो जो सुइसाइड के केसेस हो रहे हैं। इसके अलावा चेन स्नैचिंग्स, बर्गलरीज और जो है वो नॉर्मल लैंड, जो है लैंड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनको लेके फसाद और झगड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा तशवीश नहीं है, कुछ ज़्यादा हम लोग ज़्यादा पैनिकी नहीं हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ मामले ऐसे हैं, जैसे चेन स्नैचिंग का मामला है और बर्गलरीज का मामला है, जिसको लेके हम थोड़े से नेचुरली वरिड हैं। जी बिल्कुल। तो अब उनको, इन केसेस को सॉल्व करने के लिए स्पेशल टीम्स बनाई जाती हैं और हर ज़िले में हमने हिदायत दे रखी है कि स्पेशल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की जाएं और एक सुपरवाइजरी ऑफिसर जो है गेजेटेड ऑफिसर के गेजेटेड लेवल के हों वो, और वो इनको सुपरवाइज करें। जी, जेपी सिंह साहब, माफ़ी चाहता हूँ आपके बीच में रोक रहा हूँ। एक अहम चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने कहा चेन स्नैचिंग, ये कहीं ना कहीं इसकी तार जो है वो जुड़ती है जाके नशे की तरफ। जो नौजवान हमारे हैं आज के, वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, नशे की लत उनमें आ रही है और उसी वजह से चेन स्नैचिंग, ये चोरियां, जो भी क्राइम, थेफ्ट क्राइम ये हो रहा है। तो क्या इन चीज़ों को, खासकर जो जड़ है, वो जड़ है नशा, उस नशे की जड़ को रोकथाम करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं और जो नशे में हैं उन पे भी, उनको भी, उनके माइंड को डाइवर्ट किया जा सके, उनमें भी कुछ ऐसा किया जा रहा है? बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। आपको ये जान के खुशी होगी कि ज़िला कठुआ के अंदर हमने एक लोकल एनजीओ को इन्वॉल्व करके लोगों को नशे की लत से छुड़ाने के लिए पहले भी काम किया था और दोबारा हम लोग उसमें वो एक्टिव कर रहे हैं उस बात को। जहाँ तक ताल्लुक़ है नशे को, जहाँ से ये सप्लाईज होती हैं और जहाँ पे ये लोग कंज्यूम करते हैं जी, उसके ऊपर एक कड़ी नज़र रखी जा रही है जी। और जहाँ भी अरेस्ट होते हैं या सीजर्स होते हैं तो उन सीजर्स को लेके हम तह तक पहुँचते हैं कि इसका ये ओरिजिन क्या कारण है जी। और रिसेंटली एक केस मैं आपको बताऊं कठुआ में हुआ, जहाँ पे हमने कोरेक्स और प्रॉक्सीवॉन के कुछ जो नशे के दवाई के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ड्रग्स के तौर पे जी। हालांकि ये दवाई जो है ये शेड्यूल्ड ड्रग है और ये प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे मिलती है, लेकिन लोग इसको यूज़ करते हैं एक नशे के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा मिकदार में ली जाए तो उसका नुकसान भी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जी जी बिल्कुल। तो उसका जो वो सप्लाई हुई थी वो कहीं दिल्ली से हुई थी। हमारी एक टीम जाके इन्होंने दिल्ली में छानबीन की और इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया गया है कि दिल्ली में किस इलाके से ये जो है ये मेडिसिन सप्लाई हुई है और हम लोग वहाँ दिल्ली से जो मेन सप्लायर है उसको भी केस में इन्वॉल्व करके हमने उसको गिरफ्तार किया है, ताकि ये एक मैसेज आए कि जो इस किस्म की ड्रग्स हैं उनको सप्लाई करने वाले भी उतने ही जुर्म के मुस्तहक़ हैं। बिल्कुल जी, जुर्म उतना इनके ऊपर साबित होगा जितना कि इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए। मतलब आपका मानना यह है कि आपकी पॉलिसी ये है कि उसको लेने वाला नहीं, इवन जड़ से उसको नस्ते-नाबूद किया जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। डीआईजी साहब, जिस तरीके से आपका मानना है कि वो ड्रग्स लेते हैं लेकिन उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोले गए हैं। देखिए, इसमें मैं एक गुजारिश करता चलूँ कि सोसाइटी का भी एक फ़र्ज़ है और उसमें एनजीओज़ और बाकी ग्रुप्स जो हैं जो इस किस्म के काम कर रहे हैं उनको भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। लेकिन मैं बड़ी माज़रत के साथ और सच्चाई के साथ ये बयान करना चाहूँगा कि इस किस्म के ज़्यादा ग्रुप्स जम्मू कश्मीर में नहीं हैं जो इस वबा से, इस बला से लोगों को निजात दिलाने के लिए कोशिश हमारी मदद करें। तो मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे जो एनजीओज़ हैं वो सामने आएँ, लेकिन हम अपने तौर पे जो रिहेबिलिटेशन हमारा ये होता है कि काउंसलिंग होती है, पुलिस ऑफिसर्स ऐसे बच्चों को जो नशे की
लत में पढ़ने वाले हैं जी। उनके पेरेंट्स को बुला के उनको उनके सामने बैठाया काउंसलिंग जाता करते है, हैं। काउंसलिंग की जाती है, पेरेंट्स को समझाया जाता है कि बच्चों के ऊपर नज़र रखी जाए जी। और अगर कोई भी ऐसी जो बच्चे के अंदर कोई लज्जिश आए, जहाँ हरकत नज़र आए कि वो अपने लक्ष्य से, अपने जो आपका उसका जो एम है उससे दाएं बाएं जा रहा है, वो घर से दूर रह रहा है, अपने अपने भाई बहनों से अलग रह रहा है, पढ़ाई में उसके नंबर कम हो रहे हैं, उसके पास उसकी हरकतें और उसकी जो है वो कुछ सस्पिशियस हो रही हैं, तो उसके ऊपर नज़र रखें ताकि शुरू में ही उस बच्चे के ऊपर एक कड़ी नज़र रखी जा सके और उसको इस नशे की बीमारी से बचाया दूर रखा जा सके। जी जी, धन्यवाद डीआईजी साहब। ये थे हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कठुआ रेंज सरदार जेपी सिंह साहब, और हमने इनसे ये जाना कि किस तरीके से ये वेलफेयर के लिए भी अपने पुलिस स्टेशंस को, अच्छा बिल्डिंग्स को अच्छा बनाने के लिए, लोगों को पीपल फ्रेंडली बनाने के लिए, कि ताकि लोग उनके पास आएं और अब बेझिझक होके अपनी किसी भी प्रॉब्लम को बताएं और उससे उनको निजात दिलाया जा सके। और खासकर हमारी नौजवान जो पीढ़ी है वो नशे की लत में इस समय डाइवर्ट हो रही है, तो उनको किस तरीके से अब मोड़ा जाए और उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाके किस तरीके से काउंसलिंग की जाए, ताकि हमारी नौजवान पीढ़ी जो है इन बुरी आदतों से दूर रह सके। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि एक अच्छे जो हेड हैं, जो एचओडी है, जिस तरीके से ये जम्मू कठुआ रेंज के एक मुखिया हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, तो अच्छा मुखिया होने से जो कहते हैं अगर सेनापति सही हो तो सेना भी सही चलती है। तो जब सेनापति एक अच्छे लक्ष्य को लेकर चल रहा है तो सेना अपने आप प्रॉपर तरीके से उसके नक्शे कदम पर चलती है। और यही हमारे नौजवान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का सपना है कि अपनी रियासत को नंबर 1 रियासत बनाना। नंबर 1 रियासत तभी बन सकती है जब वो क्राइम फ्री हो, इन चीजों से, नशे की लत से नौजवान पीढ़ी को दूर रखा जा सके। तो अब हमें लगता नहीं है कि कोई भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का सपना जो है नंबर 1 रियासत पूरे देश में बनाना, उसको दूर रख सकती है। जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।